Hello and Assalamu alaikum. Today we have a very important topic. Again, it will go around the idea of territorial sovereignty and about the idea of jurisdiction, and that is regarding modes of acquisition and loss of territory. So let us start. Guys, you should understand, and up till now that we have talked about territory a lot. We have talked about territorial sovereignty. We have talked about sovereignty itself. We have talked about jurisdiction also. Territory is one of the very important factor when it comes to state. Why? Because this is the territory means that a state has a land, has a place where it can exercise its jurisdiction. But we should understand one thing, that the concept of jurisdiction, territorial sovereignty, sometimes we use these two terminologies at the place of each other, right? But these two terminologies are a bit different from each other. Territorial sovereignty is the right of a state to exercise over its own territory to the exclusion of any other states. The function of a state and jurisdiction, the function of a state, यहाँ तक यानी कि टेरिटोरियल सॉवरेंटी जो है वो एक स्टेट का राइट है कि वो अपनी टेरिटरी में किसी दूसरी स्टेट की मुदाखलत किए बगैर अपने मामलात, अपने फंक्शंस को कैरी ऑन कर सके। ये होगी टेरिटोरियल सॉवरेंटी। और जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि वो एक स्टेट कितनी कॉम्पिटेंट है कि वो अपने लोगों पे या अपनी प्रॉपर्टीज़ पे या उन इवेंट्स पे वो कितनी असरअंदाज हो सकती है। तो देखिए, जुरिस्डिक्शन में टेरिटोरियल सोवरेंटी में ये फ़र्क भी आता है कि जहाँ पे आपने पढ़ा था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि एक तो वो होती है जुरिस्डिक्शन जो आपकी अपनी टेरिटरी में होती है, एक वो जुरिस्डिक्शन होती है जो आपकी अपनी टेरिटरी पे नहीं होती, जो कि किसी और की टेरिटरी में जहाँ पे आपकी एम्बेसीज मौजूद है वहाँ पे होती है। फिर पर्सनल जुरिस्डिक्शन को हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब है कि टेरिटोरियल सोवरेंटी इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, फॉर श्योर दिस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, but these two terminologies are a bit different from each other. Title to territory is acquired either through claim of land that is not previously owned, that means terra nullius, original title, or through the transfer of title from one state to another, that is called derivative title. अब देखिए, जब हम बात करते हैं एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी की, तो जो टाइटल है यानी कि ये टाइटल कि एक स्टेट के भाई आई एम इंटाइटल्ड टू हैव दिस टेरिटरी, एक स्टेट की बात करती है। अब उसका ये बात करना कि भाई मेरे पास ये मेरी टेरिटरी है, मैं इंटाइटल्ड हूँ, ये कहाँ तक ठीक है, इस चीज़ को इंटरनेशनल लॉ कहाँ तक मानता है, हमने इसी चीज़ को स्टडी करना है। अब इसके दो तरीके, एक है ओरिजिनल टाइटल। ओरिजिनल टाइटल का मतलब है कि जब कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई क्लेम ना करता हो और आप इसको किसी दूसरी स्टेट से नहीं ले रहे, आप इसके ऊपर चूँकि ख़ुद से मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मैं स्टेट हूँ, ये जगह थी ही मेरी, ये जगह हमेशा से मेरी थी, तो वो तरीक़ाकार जो होगा ज़मीन हासिल करने का उसको कहेंगे ओरिजिनल टाइटल। और जो किसी दूसरी ज़मीन से आप लेते हैं, चाहे वॉलंटरी लें चाहे ज़बरदस्ती लें, उसको हम डेरिवेटिव टाइटल कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को भी हम आगे देखते हैं। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को जहन में रख के हमने अभी आगे मोड्स को देखना है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट मोड ऑफ एक्विजिशन, दैट इज़ ऑक्यूपेशन। अच्छा देखिए, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी की जो बात करते हैं, तो जिस तरीके से एक कंट्री टेरिटरी को एक्वायर कर रही है, तो जो दूसरी कंट्री है वो उसी तरीके से उसको लूज़ भी कर रही है। अब जो ऑक्यूपेशन, जो हमारा पहला जो हमारी जिसके पे हम बात करेंगे भी, अगर एक मुल्क अपनी ऑक्यूपेशन बता रहा है, इसका मतलब है कि शायद दूसरा मुल्क जो अपनी ऑक्यूपेशन लूज़ कर रहा है, तो जो मुल्क ऑक्यूपेशन अपनी जता रहा है वो टेरिटरी को हासिल कर रहा है, वो एक्वायर कर रहा है, और जो अपनी ऑक्यूपेशन खो रहा है वो अपनी टेरिटरी को लूज़ कर रहा है। तो ये आपने बात समझनी है। Occupation is establishment of sovereignty over a territory not under the authority of any other state. terra nullius, वही बात आ गई कि जो टेरिटरी पहले किसी स्टेट के अंडर ना हो, उस टेरिटरी पे अगर आप ये शो कर देते हैं
इस्टेब्लिश कर देते हैं कि भाई ये आपके अंडर है, इस पे आप सॉवरेंटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे पहले इस पे कोई और मुल्क सॉवरेंटी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो वो जगह आपकी कहलाएगी। सच लैंड कैन बी अ न्यू डिस्कवरी, जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था। आपने अगर कोई नई टेरिटरी दरियाफ्त कर ली तो आप कहेंगे भाई बस ये मैं इस मुल्क का हूँ तो ये इस मुल्क की टेरिटरी होगी, या कोई ऐसी टेरिटरी जो जिसके ऊपर कोई मुल्क जो पहले शायद करता होगा लेकिन अब उसने उसको छोड़ दिया, अब उसको गर्ज ही नहीं है उस जगह से। तो ऐसी जगह पे जब आप सॉरी तो ऐसी जगह पे जब आप अपनी सॉवरेंटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको हम कहें कि आपने उस जगह उस लैंड को एक्वायर कर लिया। इट इज़ ओरिजिनल मोड एंड एक्सेप्टेड अंडर इंटरनेशनल लॉ। Effective control is the condition which can be shown by an intention or will to act as sovereign. For example, formal declaration, एक मुल्क ने किसी टेरिटरी को पकड़ लिया और फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया, उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जगह हमारी है। इसका मतलब है कि फिर वो इंटेंशन शो कर रहा है ना कि मैंने ये जगह मेरी है, मैं इसके ऊपर सॉवरेंटी एक्सरसाइज करूँगा। या by the adequate exercise of sovereignty that should be peaceful, real and continuous. In fact, actual control. So in the end what you have to establish actual control. और actual control आप कैसे establish करेंगे? जब वहाँ पे आप कोई ना कोई ऐसा सबूत मुहैया करें कि भाई हम इस इलाके पे सॉवरेंटी जो है वो क्लेम करते हैं, हम यहाँ पे पीसफुल तरीके से सॉवरेंटी क्लेम कर रहे हैं, हमारी आज से पहले इस सॉवरेंटी में किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की, हम तो बड़े अरसे से इस जगह पे कब्ज़ा किए हुए, ये जगह थी ही हमारी स्टेट की हमेशा से। मिसाल इसमें जो दी हुई है वो है केस ऑफ आइलैंड ऑफ पाल्मास आर्बिट्रेशन 1929 का। इस केस में बेसिकली जो क्वेश्चन था वो सॉवरेंटी का था, आइलैंड ऑफ पाल्मास का। ये केस था अमेरिका और नेदरलैंड्स के दरमियान कि अमेरिका ये कह रहा था कि आइलैंड ऑफ पाल्मास उसके, और वो उसने 1898 में स्पेन के साथ उसने एक ट्रीटी की बकौल अमेरिकन के, और इस जगह को उन्होंने स्पेन से लिया था, इसलिए ये जगह उनकी है। जबकि नेदरलैंड्स ने ये बात की भाई ये जगह तो शुरू से हमारे पास थी, हम इसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे लॉज यहाँ पे चलते हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनको हमने नेशनैलिटीज़ दी हुई हैं, इन लोगों के सारे काम हम करते हैं, इनके लॉज वही हैं जो हमारे लॉज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में बेसिकली एक्चुअल कंट्रोल जो था, जो मौके पे कंट्रोल था, वो नेदरलैंड्स ने शो किया, इसलिए उनके हक में फैसला भी हो गया। तो ये था थ्रू ऑक्यूपेशन आपने सॉवरेंटी शो की, आपने एक्चुअल कंट्रोल साबित किया। तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वे है ऑक्यूपेशन थ्रू ऑक्यूपेशन यू आर गेटिंग अ टेरिटरी। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस इज एन ओरिजिनल मोड ऑफ एक्विजिशन, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये ओरिजिनल है और ये एक्सेप्टेड है अंडर इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्शन। इट इज अ पीसफुल एक्सरसाइज ऑफ डिफेक्टो सॉवरेंटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक मुल्क किसी एक टेरिटरी पे बड़े अरसे से आप ये समझ लें कि आदतन वहाँ पे डिफेक्टो तौर पे कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है। अब ये कंट्रोल क्या है, फॉर लॉन्ग टाइम होगा, लेकिन इसकी कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। ये अब कौन डिटरमिन करता है? ये डिटरमिन करेगा जब ऐसा कोई केस किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाएगा तो वो उस केस के सर्कमस्टांसेस देख के फैसला होगा कि कितना ज़्यादा टाइम होना चाहिए था। अब वो जो सॉवरेंटी है, डिफेक्टो सॉवरेंटी, दैट शुड बी पब्लिक एंड पीसफुल, इसमें कोई इंटरप्शन भी ना हो। द एडिकेसी ऑफ द लेंथ ऑफ द पीरियड वुड बी डिसाइडेड ऑन केस बाय केस बेसिस। अब वही बात कि कितना उसका पीरियड, कितना लंबा पीरियड उसका होना चाहिए, कितने अरसे तक सॉवरेंटी उन्होंने एक्सरसाइज की, ये देखना पड़ेगा उस केस को लेके। फिर इसमें नेचर ऑफ टेरिटरी भी देखी जाती है, या अगर किसी और मुल्क का कोई क्लेम है उस जगह पे उसको भी देखा जाता है। फिर उसके बाद कोई ट्रीटी अगर है तो कोई अगर बरक्स ट्रीटी है तो उसको हमेशा देखा जाता है कि अगर कोई इसके बरक्स कोई ट्रीटी है तो फिर तो प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे फैसला ना हो शायद। लेकिन अभी हमने बात की थी ना आइलैंड ऑफ पाल्मास के केस की, वो यहाँ पे भी फॉल हो सकता है कि उसमें
आपने बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसमें फ़र्क थोड़ा ही है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में भी आप डिफेक्टो तौर पे एक एक्चुअल पोजेशन में कोई चीज़ ला रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सॉवरेंटी और ऑक्यूपेशन भी कर रहे हैं, और इसीलिए ये दोनों जो है ये ओरिजिनल मोड ऑफ एक्विजिशन होते हैं। सिर्फ छोटा सा फ़र्क जो है वो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन में जो अगर प्रिस्क्रिप्शन में है कि अगर कोई एडवर्स ट्रीटी मौजूद है तो फिर शायद प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फेल हो जाए, फिर आपको थ्रू ऑक्यूपेशन जो है वो दे दी जाए टेरिटरी। जिस तरह आइलैंड ऑफ पाल्मास के केस में थ्रू ऑक्यूपेशन टेरिटरी दे दी गई थी नेदरलैंड्स को, थ्रू प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी गई थी। फिर एक्रीशन है, इट इज़ द जियोग्राफिकल प्रोसेस बाय विच न्यू लैंड इज़ फॉर्म थ्रू नेचुरल कॉजेज। कई दफ़ा जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज आते हैं, उधर वॉल्केनोज आने से कोई नई कोई टेरिटरी बन जाए, कहीं पे कोई अर्थ को एक आ जाए तो कोई सुनामी आ जाए तो कोई नया आइलैंड बन जाए, जो इस तरह से हुआ भी है। तो इस तरह जो है इसको हम एक्रीशन कहेंगे। ये भी एक ओरिजिनल मोड ऑफ फॉर्म ऑफ एक्विजिशन है, क्योंकि जो लैंड है वो नेचुरली किसी मुल्क के साथ आ रही है। अगर कोई किसी दरिया ने अपना रुख चेंज कर लिया है और लैंड जो है वो कुछ आपके हिस्से में आ जाए, तो इस तरीके से इसको एक्रीशन कहते हैं। ये भी एक लैंड हासिल करने का तरीका होता है और जो एक्सेप्टेड तरीका है। फिर सेशन, ये नहीं कि कह रहे हैं लैंड जो है वो सीटिंग टू अनदर कंट्री, अनदर स्टेट। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी फ्रॉम वन सॉवरेन टू अनदर। इट इज़ अ डेरिवेटिव मोड। देखिए ना, ये ओरिजिनल मोड नहीं है। पिछले जितने हमने पढ़े हैं वो सारे ओरिजिनल मोड थे। यहाँ पे एक सॉवरेंटी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र हो रही है। जो हमने पीछे बात की वो बात है जो सॉवरेंटी उस पर किसी और मुल्क की कभी थी ही नहीं। उन पे तो चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन थी, चाहे वो एक्रीशन थी, चाहे वो ऑक्यूपेशन थी, उसमें हमेशा से सॉवरेंटी आपकी थी। आपने सिर्फ उसको फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे बात आ रही कि आपके पास हमेशा से सॉवरेंटी थी, सॉवरेंटी किसी और के पास थी, आपने उससे ली। अब ली किस तरह, चाहे वो पीसफुल पर्पस से ली, चाहे आपने वॉलेंटरी ली या आपने ज़बरदस्ती ली, ये अलग इशू है। Some instances are by means of an agreement there can be a complete merged और partial one। जिस तरह के सोवियत यूनियन के अंदर जो थे वो बहुत सी स्टेट्स जो थी वो मर्ज हो गई थी, वॉलेंटरी मर्ज हुई या बाय फोर्स उनको मर्ज किया गया, ये और था। इस प्रोसेस को ऑब्सेशन कहेंगे। बाय परचेज और एक्सचेंज और गिफ्ट, एज फ्रांस गिफ्ट ऑफ वेनिस टू इटली। फ्रांस ने जो है वो इटली को वेनिस गिफ्ट किया था 1866 में। यूनाइटेड स्टेट्स ने अलास्का को परचेज़ किया था रशिया से 1867 में। तो ये इस तरीके से भी सेशन होती है। ये वो हैं जो पीसफुल तरीके हैं, और बाय फोर्स वही तरीके होते हैं जो आप किसी के ऊपर हमला कर रहे थे, किसी के इंटरवेंशन से आप उसको हासिल कर रहे हैं। Conquest and annexation. Conquest is an act of defeating and occupying all of the part of another state. Annexation is the extension of sovereignty over a territory by its inclusion into the state. ये भी एक डेरिवेटिव तरीका है, ये जो कि अब बैंड है। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवेंशन को बैन किया। हमने इंटरवेंशन के टॉपिक में इस चीज़ को बड़ा तफसीली पढ़ा हुआ है। राइट्स एंड जो ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट्स एंड जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, चाहे वो मोंटेविदेओ कन्वेंशन है, कि सारे के सारे कन्वेंशन जो कन्वेंशन इंटरवेंशन को इलीगल करार देते हैं, वो इस तरह के कंक्वेस्ट और एनेक्सेशन को भी इलीगल करार देते हैं। लेकिन जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो ये करती आ रही हैं। जिस तरह की क्रीमिया को एनेक्स किया 2014 में रशिया ने, क्योंकि रशिया एक बड़ी स्टेट थी, उसने यूक्रेन से क्रीमिया को लेकर अपने साथ एनेक्स कर लिया। तो ये इस तरह से जो होता है। और ये भी याद रखें कि क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ में खाली किसी मुल्क के ऊपर को कब्ज़ा करना जो था, उसका मतलब ये नहीं था किसी मुल्क पे आपने कब्ज़ा कर ली तो वो आप मुल्क उसकी जो टेरिटरी वो आपकी टेरिटरी होगी। जिस तरह से आप कहें कि अमेरिका ने इराक पे जब हमला किया था तो आप ये नहीं कह सकते कि इराक जो है वो अमेरिका का हिस्सा बन गया। नो, हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उसको परमानेंटली एनेक्स करें और अपने लॉज उस मुल्क में इम्प्लाई करें उसी तरीके से। तो ये आपने याद रखना है। एनेक्सेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको अपने साथ एनेक्स करें, अपने लॉज को, अपनी सॉवरेंटी को उसके ऊपर उसी तरीके से एक्सरसाइज करें। फिर इसके बाद जो डेरिवेटिव और तरीका है वो लीज़ का तरीका है। जिस तरह आइलैंड ऑफ माल्टा जो था वो इंग्लैंड को लीज़ हुआ था। फिर प्लेज करना, प्लेजिंग ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू आप पैसे के लिए कर सकते हैं कि किसी और चीज़ के लिए कर सकते हैं। जिस तरह कोर्सिका जो है वो जजीरा नुमा, इट्स अ वेरी, ये एक आइलैंड है
जो बेसिकली अगर आप नक्शे में देखें तो वो आपको वो इटली के ज़्यादा करीब लगता है, लेकिन वो है फ्रांस का हिस्सा, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ जिनेवा ने वो कोर्सिका को फ्रांस के साथ प्लेज करी था, और आज भी वहाँ पे फ्रांस की सॉवरेंटी है। प्लेबिसीट, जिस तरह के वेस्ट इरियन ये जो मसला हुआ था इंडोनेशिया में और नेदरलैंड्स में, जब ये मसला हुआ था तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने इसमें करके मुदाखलत की थी, और वेस्ट एरियन ने जो है वो प्लेबिसिट के ज़रिए, रायशुमारी के ज़रिए उसने कहा था कि हम जो इंडोनेशिया का पार्ट बनेंगे, तो उसके बाद वो इंडोनेशिया का पार्ट बन गया था। ये तरह डीकोलोनाइजेशन भी होती है, वेयर न्यू स्टेट्स आर इमर्ज्ड। जब कोई नई स्टेट्स बनती हैं तो वो एक्विजिशन कर रही है ना नई टेरिटरी की, उस पर अपनी सॉवरेंटी अपनाने की। जिस तरह के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद पाकिस्तान एक नया मार्ग जब वजूद में है, तो पाकिस्तान ने एक टेरिटरी गेन की, वहाँ पे भी आपने ये भी कहते हैं यहाँ से इस तरह से आपने टेरिटरी एक्वायर की। सो दीज आर ऑल डेरिवेटिव मोड्स ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि आपने सॉवरेंटी किसी और मुल्क से ली। जिस तरह पाकिस्तान जब बना तो उसने सॉवरेंटी कहाँ से ली थी, उस वक्त यहाँ पर जो सॉवरेंटी एक्सरसाइज कर रहा था वो यूके था, तो हमने यूके से सॉवरेंटी ली। इसका मतलब है कि हमने गेन की, हमने टेरिटरी एक्वायर की। Then comes loss of territory. Guys, we have already discussed acquisition of territory. देखिए एक्विजिशन में भी आप ये समझिए, अगर कोई एक मुल्क एक्वायर कर रहा है तो दूसरा मुल्क उसको लूज कर रहा है, तो ये दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग ऑफ वेरी ऑफ कॉमन सेंस। जिस तरह सेशन जो है, सेशन में आपने ये कहना कि एक मुल्क जो है वो सीड करता है अगर किसी दूसरे मुल्क की टेरिटरी को, जो मुल्क ले रहा है वो एक्वायर कर रहा है, जो मुल्क दे रहा है टेरिटरी वो लूज़ करे, तो इट इज़ बेसिकली लूजिंग द टेरिटरी। ऑपरेशन ऑफ नेचर, जिस तरह के अर्थक्वेक से कोई एक मुल्क अपने कुछ हिस्सा जो है वो लूज कर जाए। सबजुगेशन जो है एनेक्सेशन का उलट है। जिस तरह रशिया ने क्रीमिया को अपने साथ एनेक्स किया, तो उसने तो टेरिटरी गेन कर ली, उसने एक्वायर की, लेकिन यूक्रेन ने लूज़ की। जो यूक्रेन का इस तरह से लूज़ करना है उसको आप सबजुगेशन कहेंगे। फिर प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए अगर आप कोई लैंड एक्वायर करते हैं, कोई स्टेट कोई लैंड एक्वायर करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्टेट जिस स्टेट की उसके ऊपर पहले कभी कोई सॉवरेंटी रही होगी, उसने वो लैंड जो है वो लूज़ कर दी। फिर रेवोल्यूशन के ज़रिए, जिस तरह के स्पेन ने, जिस तरह नेदरलैंड्स में रेवोल्यूशन आया था 1579 का, तो स्पेन की गवर्नमेंट को उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था। इसी तरह से यूएस ने 1776 में रेवोल्यूशन के ज़रिए ब्रिटेन को ओवरथ्रो किया और अपने लिए टेरिटरी गेन कर ली थी। इसी तरह डिरेलिक्शन जो है, दैट मीन्स रिनंसिएशन ऑफ टेरिटरी। जब कोई मुल्क अपनी टेरिटरी को खुद ही रिनंसिएट कर दे कि भाई मैं टेरिटरी रखता ही नहीं, जो कि बहुत कम हुआ है दुनिया की तारीख में। इस तरह ग्रांट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस तरह यूके ने पाकिस्तान और इंडिया को दो डोमिनियंस को इंडिपेंडेंस ग्रांट की थी थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यूके ने अपनी टेरिटरी को लूज किया। सो दिस वाज द होल टॉपिक रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ टेरिटरी, जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इसमें हमने ये पढ़ा कि टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी है उसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है, और स्पेशली जुरिस्डिक्शन का भी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो टेरिटरी होता है। और टेरिटरी कैसे हासिल करता है मुल्क या कैसे लूज़ करता है, वो आज हमने इस टॉपिक में देखा है। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू give answers to your queries. Thank you so very much.